हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जहाँ पर किस्मत का वो खेल आप देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। मैं बात कर रही हूँ सीरीज़ वी वर द लकी वंस के बारे में, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे जिनमें से 5 एयर हो गए हैं, जिनका रन टाइम लगभग 50 से 60 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर और वायलेंस बहुत ज़्यादा है, अडल्ट सीन्स माइल्ड हैं और प्रोफैनिटी भी माइल्ड ही है। ऑन द बेसिस ऑफ द थीम आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज़ ओनली फॉर अडल्ट्स। इंसान बहुत ही विरला जीव होता है। वो सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। ये ग्रुप्स फैमिली से लेकर नेशन तक के होते हैं और कभी कभी उसके आगे भी रहते हैं। हिस्ट्री से एक बात जो हमें काफ़ी क्लियर होती रही है कि जब भी ये बनाए गए ग्रुप्स या सिस्टम कोलैप्स होने की वर्ज पर होते हैं, आइदर पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, तब एक नार्सिसिस्टिक लीडर उभर कर आता है और बना देता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को स्केप गोट, बलि का बकरा, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हीं के ऊपर लाद देता है कि इन्हीं पर्टिकुलर लोगों की वजह से या चीज़ों की वजह से ये सारी मुसीबतें आई हैं और अगर इन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही देखा गया। हिटलर ने सारी एनर्जी फोकस कर दी जूस के तरफ कि बस यही ख़राब लोग हैं, यही सारी हमारी जॉब्स ले रहे हैं और हर तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स अंत हो जाएंगी अगर ये ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूस के साथ क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें हमसे बिल्कुल छुपी नहीं हुई हैं और अगेन हम इस सीरीज़ में वही देखने वाले हैं। अच्छा, जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूस की कंडीशन और होलोकास्ट के बारे में बात होती है, अक्सर ही मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या जर्मनी की इस क्रूरता के खिलाफ जूश यूथ ने कोई बगावत नहीं की? तो ऐसा नहीं था। अंडरग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन हिटलर की नफरत इतनी ज़्यादा थी कि वो सब कुछ निगल गई और अंत में सारी चीज़ें फेट के हाथ में आ गई थी। ऐसी ही किस्मत का खेल हम इस सीरीज़ वी वर द लकी वंस में देखने वाले हैं, जहां पर कुर्ग फैमिली की बात की जा रही है, जो लगभग 1938 में बिछड़ना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे टाइम पास होता है इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो 4 कॉन्टिनेंट्स में बिछड़ कर चले जाते हैं। यहाँ पर जो वर्सेटाइल कास्ट सेलेक्ट की गई है उसने इस इमोशनल स्ट्रेस के टाइम्स को बखूबी हम तक पहुँचाया है। दिस इज़ वन ऑफ द इमोशनल एंड हॉरिफाइंग सीरीज बेस्ड ऑन होलोकास्ट, नॉट जस्ट एनी ट्रिवियल वन। फॉर मी दिस इज़ 9.6 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो व्हाट दिस सीरीज वी वर द लकी वंस, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है 1938 से, जब जूस के खिलाफ जो जर्मनी की नफरत है उसकी थोड़ी थोड़ी भनक पोलैंड तक पहुंचने लगती है। यहाँ पर कुर्ग फैमिली दिखाई गई है जो पास ओवर सेलिब्रेट कर रही है। ये वेल टू डू, वेल स्टैब्लिश फैमिली है जिसका अपना फैमिली बिजनेस है। इनके पास एलीट फैब्रिक शॉप है जिसे सॉल और नखुमा चलाते हैं, जो मदर और फादर हैं। उनके 5 बच्चे दिखाए गए हैं जिनमें से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। जो सबसे बड़ा बेटा जनक है वह लॉयर है, इस समय प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा याकूब लॉ की पढ़ाई कर रहा है और फोटोग्राफी को लेकर काफ़ी एंथुजियास्टिक है। थर्ड आदि है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और पेरिस में काफ़ी फेमस पियानिस्ट भी है इस समय। जो बड़ी बेटी है मीला, वो अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रही है। वो प्रेग्नेंट है और उसकी जल्दी डिलीवरी होने वाली है। उसका पति सलीम है जो कि एक डॉक्टर है। जो छोटी बेटी हलीना है वो अभी वाइब्रेंट फेज में चल रही है। वो बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर कर अपने लिए एक पाथ बनाना चाहती है। फिलहाल तो वो एडम के साथ रिलेशनशिप में है जो कि कच्ची पक्की सी लगती है। दूसरा याकूब अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड बेला, जो उसकी बचपन की स्वीट हार्ट है, उससे शादी करेगा और लुआव में रहेगा, जो अभी तो फिलहाल रशिया के अंडर में है और रशिया और जर्मनी साथ में है, लेकिन बाद में इनमें अलगाव हो जाएगा और सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगी लुआव में। तीसरा है आधी, जो कि पेरिस में रह रहा है अपनी फैमिली से दूर, उससे इन सारी चीज़ों का कुछ पता नहीं है यहाँ जो हो रही हैं और फिलहाल वो अपने घर पहुँचने के लिए पेरिस से ब्राज़ील के लिए रवाना होता है। एक सेफ़र जगह पर जाना चाहता है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है उसके इस जर्नी में। मीला की लाइफ भी कोई बहुत आसान नहीं है। उसका पति सलीम अचानक लुवाव से गायब हो जाता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। उसे रोज़ अपनी छोटी बच्ची को लेकर काम पर जाना पड़ता है और छुपा कर काम करना पड़ता है। हम उसकी मुसीबत का, उसकी परेशानियों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हलीना का वही अप एंड डाउन रिलेशनशिप एडम के साथ चल रहा है लुवाव में, लेकिन बाय द एंड ऑफ द 5th एपिसोड हमें पता चल जाता है कि आखिर हलीना
किस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर जो उसकी लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स हैं वो इस सीरीज़ में थ्रिल ऐड करते हैं। अब इस तरीके से इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट में फंस जाते हैं और हम उन्हीं की नज़रों से ये देखते हैं कि बस जर्मनी में ही जूस की हालत गड़बड़ नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बाकी जो सॉल और नखुमा यहाँ पर बचे हुए हैं राडम में, ये गेटो में पहुँच जाते हैं। कुछ दिनों तक मीला इनके साथ रहती है अपनी बेटी को लेकर और वहाँ से निकलने की कोशिश भी करती है। जो उसके निकलने का प्रयास है उसमें जो एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है उसे देखकर आपके हाथ पाँव में पसीना आने लगेगा। बहुत ही टेरिफाइंग सीन है वो। साथ ही पहले 5 एपिसोड में इस फैमिली को बिछड़ते हुए में दिखाया गया है। अब आखिरी 3 एपिसोड्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कॉज कहानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। जो लेखिका हैं उनकी ही लाइफ स्टोरी पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें पूरा पता है अच्छे से कि ये फैमिली फिर से मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता से देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या कुछ होगा, कैसे लक इनका साथ देगी। चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है अ बोल्ड स्टेप टेकन बाय इट्स मेकर। जितने भी जूइश कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जूइश एक्टर ही चुने गए हैं एंड दैट हेल्प्स दिस सीरीज़ इन अवॉइडिंग एनी कल्चरल अप्रोप्रिएशन। और मैं इस चीज़ को फुली सपोर्ट करती हूँ और इस कास्ट ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है उस पेन को, उस इमोशनल टर्मोइल वाले टाइम्स को हम तक पहुँचाने में। जो इस सीरीज़ का सेकंड पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ जो इमोशंस यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं वो अटरली डिप्रेसिव हैं। जिस तरीके से बहुत सी बढ़िया मूवीज़ हैं जिसमें इस सैडनेस को बखूबी दिखाया गया है, चाहे वो शिंडलर्स लिस्ट हो, पियानिस्ट हो, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल हो या फिर बॉयज़ इन स्ट्राइप्ड पैजामा हो, यहाँ पर भी ये सीरीज़ इन इमोशन को, इस इमोशनल टर्मोइल वाले जो टाइम्स हैं उनको बहुत अच्छे से कैप्चर कर कर हम तक पहुँचा पाती है। हर एक सीन में हमारे मन में बहुत ही पेन उठती है। हम बस किसी तरीके से अंदर जाकर सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। कुछ एक सीन्स जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो तो हमारे कहते हैं ना कलेजा मुंह को आ जाता है, उस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एपिसोड 4 में एक छोटी सी बच्ची जो फिलिशिया है उसको लेकर ऐसी ही चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पर उसे अपनी ही ग्रेव को खोदने को कहा जाता है एंड दैट सीन इज़ हार्ट रेंचिंग। जो इस सीरीज़ का थर्ड पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ द स्टोरी। वाकई कहानी बहुत ही विरली है। जब लगातार 6 साल तक जूस के साथ एट्रॉसिटीज़ हो रही थी, उनका जेनोसाइड हो रहा था, तब मिलियन ऑफ अनलकी पीपल्स में इन लकी लोगों की कहानी वाकई बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाली है। कैसे ये सालों तक अलग अलग होने के बाद भी, एक दूसरे से बिछड़ जाने के बाद भी और इतने दूर चले जाने के बाद भी आखिरी में मिलते हैं, सही सलामत मिलते हैं। ये एक वाकई बहुत ज़्यादा रहस्यमय और अचंभित करने वाली कहानी है जिसे बहुत ही बखूबी हमें शुरू से लेकर आखिरी तक दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी मुसीबत का सामना नहीं किया, उसे भी दिखाया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से बच कर निकले हैं उसे देखकर अच्छा महसूस होता है। अब अगर हम इस सीरीज़ के ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, यहाँ पर जिस कलर पैलेट को लेकर ये सीरीज़ बनाई गई है उसके साथ मेरा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। ऐसा लग रहा है वो 80s और 90s में जो टाइम्स दिखाए जा रहे हैं उनको डिपिक्ट करती है, ना कि 40s वाले टाइम के साथ मैच कर पाती है ये कलर पैलेट। अगर यही सिनेमेटोग्राफी को जो शिंडलर्स लिस्ट में सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई थी उसके साथ मैच किया जाता तो बात और ज़्यादा बन जाती। इवन अभी रिसेंटली मैंने रिप्ली सीरीज़ देखी है, उसमें जो ब्लैक एंड वाइट वाला कलर कंट्रास्ट दिखाया गया है उसे भी अगर यहाँ पर यूज़ करते तो और ज़्यादा इम्प्रेसिव सीरीज़ बनकर उभरती। कलर पैलेट के साथ मेरा डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर। फिर भी अगर दिखाए गए कलर पैलेट को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात दिमाग में ज़रूर आती है कि शायद मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि वॉर के बिफोर जो जूस थे वो कितने अबंडेंस में रह रहे थे और एंटी सेमेटिक वॉर टाइम्स में इनकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। ये सीरीज़ मुझे द बुक थीफ की याद ज़रूर दिलाती है। बाकी मैंने इसके 5 एपिसोड को बहुत ही गहराई से समझा है, इसकी पेन को फील किया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शायद इतनी कहानियाँ हैं और इतनी गहरी और इतनी पेन से भरी हुई कहानियाँ हैं जो शायद कभी ना ख़त्म हो। हर बार एक नई कहानी उभर कर हमें उस टाइम्स में पहुँचाकर हमें झकझोर कर रख देती है, जो इस सीरीज़ ने भी बखूबी किया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।